प्रसारी भूमि है। झारखंड के भूगर्भीय जल में जल की कमी है। इसका कारण है, यहां बड़े विद्वान हमारे बैठे हुए हैं, झारखंड के भूगर्भ में आग्नेय चट्टान है और आग्नेय चट्टान के कारण भूगर्भ में जल की कमी है। ये बता रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का। तय किया पेरिस समिट में दुनिया के देशों ने कि 1.5 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पृथ्वी पर तबाही आ जाएगी। अब सारी कवायद यही हो रही है कि हम पृथ्वी का तापक्रम 1.5 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ने दें, और इसमें भूमिका है रिन्यूएबल एनर्जी की। लक्ष्य रखा है दुनिया ने भी, इस देश ने भी, कि हम अधिक से अधिक नवीकरण ऊर्जा उत्पादित करें। नवीकरण ऊर्जा का उत्पादन पहले भी होता था, जैसे हाइडल पावर होता है, तो हाइडल पावर एक तरह से नवीकरण ऊर्जा है। हर साल बारिश होगी, डैम भरेंगे, उससे पानी नीचे लाया जाएगा और उससे बिजली बनाई जाएगी, परंतु वह बहुत खर्चीला है और उसका भी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर पावर से सुसज्जित लोग हैं। किसी दिन किसी का दिमाग फिरा तो नागासाकी और हिरोशिमा हो सकता है दिल्ली और अजमेर भी हो जाए, हो सकता है लाहौर भी हो जाए और कराची भी हो जाए। मगर कराची में अगर न्यूक्लियर विस्फोट होगा तो सिर्फ कराची ध्वस्त नहीं होगा, शायद हम सब ध्वस्त हो जाएंगे। बस एक क्लिक की जरूरत है। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं। तो दोस्तों, विद्वतजनों, हमारा आपसे आग्रह यही है कि गमले के लिए फूल तो खरीदिए, मगर हो सके तो दरवाजे पे अपने माँ बाप के नाम पे एक दरख्त भी लगाइए। 2650 मेगावाट सोलर पावर हम लोग जनरेट करेंगे, जो आज तक 2650 हम लोग नहीं जनरेट कर पाए। 2022 में इस नीति को फिर से संशोधित किया गया और कहा गया सब में अगर तकनीक बढ़ेगा तो लाखों करोड़ों रोजगार और अवसर पैदा होंगे। ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने से रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों में अगर हम स्विच करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन जो है अपने आप कम होगा। As a capacity building program for several government organizations in many states of India. Furthermore, he has executed more than 60 field-based ongoing and completed projects of national and international importance. Now I request. Also I request S.K. Gupta sir to felicitate Shri Arun Kumar Rai sir. लेने के लिए और पीछे आना पड़ेगा, थोड़ा पीछे और आएगा। हमारे सभी की गतिविधियों के कारण से और अविवेकपूर्ण विकास होने के कारण से पृथ्वी के ऊपर जो खतरे मंडरा रहे हैं, उन खतरों का सामना करने के लिए पिछले 50-55 वर्षों से प्रयास हो रहा है। इस बार का उद्देश्य है आवर पावर आवर प्लैनेट, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम बढ़ाएं। इस उद्देश्य से पूरे दुनिया भर में कार्यक्रम हो रहा है। जो स्थानीय समस्याएं हैं उनके संदर्भ में लोगों ने पृथ्वी पर हो रहे खतरों का सामना कैसे किया जाए,
इसके बारे में अपना विचार व्यक्त किया। IIT ISM के प्रोफेसर्स ने इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी किया। उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग अलग अलग क्षेत्र में इस पर काम कर रहे हैं, और जो लोग आए थे मुझे लगता है कि सभी अगर अपने स्तर से भी कोई ना कोई प्रयास करेंगे तो इस खतरे को हम लोग दूर कर सकते हैं। वैज्ञानिक लगे हुए हैं, मेधावी मस्तिष्क लगे हुए हैं, काफ़ी रिसर्च हो रहा है, मगर उस रिसर्च को हम ज़मीन पर कैसे उतारेंगे यह आम जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाएगा। दामोदर बचाओ अभियान तो अब उतनी सक्रियता नहीं है, कारण कि जो औद्योगिक प्रदूषण है उससे प्रायः मुक्ति मिल गई है। थोड़ा बोकारो स्टील का मामला है, और उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर हम ठीक कर लेंगे। अब हम लोगों का जोर है कि जो हमारे घरों से गंदगी निकलती है, जलमल निकलता है, कैसे हम उससे नदी को मुक्त करें। तो ये नहीं कहें कि हम लोगों के ही प्रयास से, मगर जब से दामोदर को गंगा एक्शन प्लान में शामिल किया गया है तब से इस दिशा में काफ़ी प्रयास हुआ है। धनबाद में, बोकारो में, चास में, फुसरो में, रामगढ़ में ये बनाए जा रहे हैं। हमारे जलमल जो सीधे नदी में जाता है उसको ठीक करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन जाएं और काम भी करने लगें तो मुझे लगता है कि दामोदर को औद्योगिक प्रदूषण की तरह से नगरीय प्रदूषण से भी राहत मिल जाएगी। ग्रीनरी जो है विकास के कार्यक्रमों में हो रही है, और जितना पेड़ लगाने का दावा हर साल किया जाता है उतना पेड़ लग नहीं रहा है। पेड़ लगाना एक बात है और लगे हुए पेड़ को बचाना दूसरी बात है। तो कहीं अभियान में पेड़ लग जाते हैं, प्लांटेशन हो जाता है, वृक्षारोपण हो जाता है, मगर उसमें काफ़ी जो वृक्ष हैं वो बच नहीं पाते हैं। ऐसी संस्था बन गई है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ये हर अवैध गतिविधियों में लगे हुए हैं इसके अधिकारी, कोयला खनन से लेके कोयले के डिस्पैच और व्यापार में जितनी अवैध गतिविधियां हो सकती हैं वो बिना BCCL के सहायता के नहीं चल सकती हैं। भारत सरकार का ये उपक्रम है, और भारत सरकार का एक उपक्रम इस तरह की गतिविधियों में लगे रहे, स्वार्थी और लोभ लालच से काम करने वालों के साथ खड़ा रहे। जो लोग कानून व्यवस्था पर समस्या पैदा कर रहे हैं उनका भी परोक्ष रूप से संरक्षण करता रहे, और भारत की सरकार चुप रहे, तो ये बात पचती नहीं है। मुझे लगता है कि BCCL सबसे बड़ा दोषी है, सबसे बड़ा कल्प्रिट है धनबाद के इलाके में राष्ट्रीय संपदा को बर्बाद करने में और पर्यावरण को भी नष्ट करने में। ऐसा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, मगर प्रदूषण को नापने वाला कोई यंत्र नहीं है। दिल्ली के बारे और जगह पर हम लोग सुनते हैं कि इतना IQ हो गया तो चिंता हो जाती है, कोर्ट भी इंटरफेयर करता है। धनबाद में, झारखंड में कहीं भी यंत्र ही नहीं लगे हुए हैं।